Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापित हिंदी विषय की टीजीटी एवं पीजीटी की संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पूरा कराया जाएगा। आज हम शुरू करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रश्न। यह आदिकालीन साहित्य की जो व्याख्यात्मक प्रश्न होगा, इसमें कम से कम 4-5 भाग होगा इस वीडियो का। तो यह भाग 1 है और इस सारे प्रश्नों का हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। तो पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने इस प्रारंभिक काल का नाम भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। वह नाम इस प्रकार हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? आदिकाल को चारण काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीज वपन काल। वीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीज वपन काल कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। वीर काल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा है। आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है? चारण काल। चारण काल या संधि काल। चारण काल या संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अगर आपने पिछला वीडियो मतलब पिछला क्वेश्चन आपने देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें अशुद्ध है। इसमें वीज वपन काल किसने कहा है? वीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये पहला विकल्प ए सही होता है। बाकी सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। वीर काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इस तरीके से विकल्प ए इसमें सही होता है। अगला है, मिलान करना है आपको। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो इसमें मिलान करके देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने कहा
सामंत काल, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, प्रारंभिक काल। तो इस तरीके से ये मैच हो जाता। देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। इस तरीके से यह विकल्प डी सही होता है। अब अगला प्रश्न है जो आपका कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त कर विवेचित किया है? यह प्रश्न आप देखिए और इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक 4 खंडों में हिंदी गद्य साहित्य को विभक्त किया है। अब थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इस पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभेजित किया 4 भागों में। पहला, गद्य का आविर्भाव। गद्य का आविर्भाव जो चलता है संवत 1900 से 1925 तक। ये क्या चलता है? गद्य का आविर्भाव। ये इसका समय क्या है गद्य के आविर्भाव का? 1900 से 1925 गद्य का आविर्भाव है। अब अगला है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन या प्रथम उत्थान। मतलब गद्य का प्रवर्तन इसका समय रहता है, गद्य के प्रवर्तन का 1925 से 1950, ये संवत में है सब। अब अगला है गद्य का प्रसार या द्वितीय उत्थान के नाम से भी इसे जानते हैं। इस गद्य के प्रसार या इसे द्वितीय उत्थान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका समय है 1950 से 1975 संवत तक। अगला है गद्य की वर्तमान स्थिति। गद्य की वर्तमान स्थिति इसे हम कहते हैं तृतीय उत्थान और इसका समय है 1975 संवत से। 1975 संवत से। अगला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कितने संवत से माना है? तो इसमें विकल्प बी सही होता है, संवत 1050 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। पहला इन्होंने किया है वीर गाथा काल, जिसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 विक्रमी संवत तक। संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत और 1375 से 1700 संवत ये भक्ति काल है। आदिकाल के बाद भक्ति काल के बाद आता है इनका समय रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल का समय है जिसे गद्य काल कहते हैं 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न है आपका, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसमें होता है विकल्प ए सही 693 ईस्वी से।
राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राम कुमार वर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड मतलब सन 693 से लेकर 1693 तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। मतलब जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया भी है। यह विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। मतलब जो 4 भाखंड में भागे हैं, राम कुमार वर्मा 7 भाग में बांटते थे। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। मतलब बौद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा के अनेक रूप हैं, उनमें से एक पाली का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहीं पाली भाषा पहुंची और जैन धर्म अर्धमागधी प्राकृत को अपना साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक प्राप्त किया। निम्नलिखित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हिंदी की कौन सी रचनाएं हैं इसमें जो अपभ्रंश प्रभावित हैं? तो आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली संस्कृति भरतेश बाहुबली रास है, जो 1184 ईस्वी में 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। भरतेश बाहुबली रास की रचना किसने की थी? शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। खुमाड़ रासों के 43 छंद प्राप्त हैं, जबकि इस खुमाड़ रासों के इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय नाम मिलता है कि दलपति विजय ही खुमाड़ रासों के और ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल हैं और ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबंद और मौखिक परंपरा में सुना व गाया जाता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की कौन सी रचना है? अभी वह प्रश्न ऊपर दिखाया गया है, तो इसमें हो जाएगा भरतेश बाहुबली रास। अपभ्रंश शब्द पहल उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का पहल उल्लेख किसने किया है? तो अपभ्रंश शब्द के सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। तो अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? महाभाष्यकार पतंजलि में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर निःशुल्क तैयारियां
कराई जाएंगी और अगली क्लास सोमवार को या रविवार को होगी।